एक विफाक है, विफाकी हुकूमत है, और 4 सूबाई हुकूमतें हैं। मेरा तखमीना यह है कि तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस जो है, वो जो हम विफाकी बजट में लिखते हैं रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, शायद यही सवाल था आपका कि वो क्या अभी तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस, 3,000 अरब रुपया सिर्फ हम इस पे खर्च कर रहे हैं कि हमने एक विफाकी हुकूमत चलानी है और 4 सूबाई हुकूमतें चलानी है, जिसमें हमारे पास 4 वज़राए आला हैं, 4 हाई कोर्ट्स हैं, 4 आईजीज हैं। अब वो 33 पे जाना है अगर हमने, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 3,000 अरब से ये खर्चा कहाँ चला जाएगा। तो असल मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान में सूबे कम है, असल मसला ये है कि इख्तियार और पैसा। वो भाई हमारा सिस्टम तो चल नहीं रहा। मैं कहता हूँ क्लाइमेट चेंज हमें पहले मारेगा या हमें ये गवर्नेंस सिस्टम मारेगा। हम आसानी से बात कर जाते हैं। देखिए ये कॉलोनियल दौर की ये चीज़ें रखी हुई, ये देखिए सर, सारी आर्मी हमारी, सारी ब्यूरोक्रेसी हमारी, सारा लेजिस्लेचर हमारा, एग्जेक्टिव हमारा, यूनिवर्सिटियाँ हमारी, हॉस्पिटल्स हमारे, दीज आर पार्ट्स ऑफ दी कॉलोनियल लेगेसी। ये इंस्टीट्यूशंस हमें एक जगह से मिले, वो कहाँ से आए थे? वो यूरोप से ट्रांसप्लांट हुए। वालेकुम, वेलकम टू सी आवर कॉन्वर्सेशंस। मेरा नाम नदीम उल्लाह के जी। आपको पता है कि हम ये कॉन्वर्सेशंस करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कॉन्वर्सेशन है, जो इकोनॉमिक मकालमा है, जो इकोनॉमिक नैरेटिव है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। हर मिनिस्टर सोचता है कि उसकी मर्ज़ी है इकोनॉमिक पॉलिसी। आपने देखा आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फंक्शन की जो यूथ के लिए थी पर सारी पॉलिटिकल थी। तो ये हमारे मुल्क में मुकालमा है। तो आपको पता है मोहसिन नकवी साहब ने अगले दिन कह दिया कि जी सिस्टम टूटा हुआ है या सिस्टम ख़त्म हो गया। ये उनको अब खबर पहुंची है, हमें तो पिछले 50 साल से पता है सिस्टम टूटा हुआ है। ये सिस्टम कब ठीक था? हम तो इस पर लिख लिख के तंग आ गए। सिस्टम टूटा हुआ है भाई, टूटा हुआ है, इसको ठीक करें। पूरी दुनिया ने कहा है, हमारे हुक्मरानों को अब खबर आई है। पर एज़ यूजुअल उनकी कंक्लूजन हमेशा गलत होती है। उनकी कंक्लूजन अब ये है कि प्रोविंसेस बना दिए जाए, और ये पता नहीं कहाँ से ख्याल आया। ये फेडरेशन है जिसके 4 प्रोविंसेस, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि 4 प्रोविंसेस हैं। अब उसको क्या करेंगे आप? हाँ, गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करें, हाँ अपना आज़ाद कश्मीर को शामिल करें जैसे आपने ट्राइबल एरियाज़ को किया, पर सोच के करें। ये और प्रोविंसेस, मौका ऐसा ट्राइबल एरिया को प्रोविंस बनाने का आपने नहीं बनाया। गिलगित बल्तिस्तान को बनाएं, आज़ाद कश्मीर को बनाएं, ज़रूर करें। पर ये तोड़ने की जो बात है, ये इनको ख्याल आया, कितना फीसिबल है? क्या आपको 32 प्राइम मिनिस्टर चाहिए? क्या आपको 32 वो पार्लियामेंट चाहिए? क्या 32 चीफ जस्टिस चाहिए? आप कह रहे हैं कि डिवीजनों को प्रोविंस बनाएंगे तो फिर तो 32 चीज़ें बन जाएंगी और हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। और ये सोचते नहीं कि ये तो वही चीज़ है जो अयूब खान ने की थी 1 यूनिट में। तो ये पॉलिटिशियन अयूब खान को हटा के अपनी नई कॉन्स्टिट्यूशन बना के सब कुछ करके अब वापस जा रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि ये वापस जा रहे हैं। कमाल की बात है। फिर सिस्टम कहाँ से टूटा हुआ है? कौन सा टूटा हुआ है? मानते हैं टूटा हुआ है। मैं तो पिछले सालों से, कितने सालों से कह रहे हैं, बहुत सारे मेरे भाई भी बहुत सालों से कह रहे हैं सिस्टम टूटा हुआ है। भाई जो असली सिस्टम टूटा हुआ ये कि आप कॉलोनियल निज़ाम को सीने से लगा के बैठे हुए, यहाँ थापा हुआ है कॉलोनियल निज़ाम को। कॉलोनियल निज़ाम को ठीक नहीं आप करते। तो आइए, मेरे साथ हैं इस वक्त फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक सलीम साहब वेल नोन न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट हैं। आप सब इनको पढ़ते हैं, हर हफ्ते ये लिखते हैं, बल्कि 2-3 दफ़ा लिखते हैं, और बहुत क्वांटिटेटिव और बड़े अच्छे डेटा के एनालिस्ट हैं। नंबर 2 मेरे साथ हैं प्रोफेसर वसीम साहब। वेल नोन प्रोफेसर हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बड़े देर पढ़ाते रहे, फिर अब लम्स में पढ़ा रहे हैं, किताबें बहुत लिखी हुई और माशाल्लाह बड़े अच्छे मुफक्किर हैं पॉलिटिक्स पे। आइए इन दोनों से बातें करें कि सिस्टम कैसे टूटा हुआ है, और क्या ये प्रोविंसेस नए बनने चाहिए कि नहीं चाहिए, या कि हमें सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, ओहदे बांटने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा यूनिट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। आइए ये सुनिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोविंसेस, लोकल गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारा शोर मच रहा है और कामरान खान साहब ने खास तौर पे कहना शुरू कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में एक कंसेंसस है, एक यकसा थिंकिंग है कि हमें नए प्रोविंसेस बनाने चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, आपका क्या ख्याल है? व्हाट डज इट मीन फर्स्ट ऑफ ऑल कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या होते हैं? दूसरा ये कि ये प्रोविंसेस
हैं या प्रोमिसेस नहीं है, और तीसरा ये कि प्रोमिसेस बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, व्हाट इज योर कंसिडर्ड व्यू। और आप बहुत डेटा का काम करते हैं, आपने कोई हिसाब लगाया है कि इसका खर्चा कितना आएगा, और इज इट गोइंग टू बी रेवेन्यू, सॉरी, एक्सपेंडिचर न्यूट्रल? डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर डाले हैं आपने। ठीक। बताता हूँ, शुरू से करते हैं। देखिए, जहाँ तक नए सूबे का नाम लिया जाता है, हम्म। और अगर वो हम सोचे कि जैसे 4 सूबे पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और हम्म। हम चले हैं कोई 33 नए सूबे बनाने के लिए या 3 दर्जन नए सूबे बनाने के लिए, तो पहली बात तो ये है कि फिर हमें 33 गवर्नर भी चाहिए होंगे। फिर हमें 33 वज़राए आला भी चाहिए होंगे। हम्म। फिर हमें 33 चीफ सेक्रेटरी भी चाहिए होंगे। हम्म। फिर हमें 33 असेंबलियां भी चाहिए होंगी। फिर हमें 33, आप समझिए कि आईजी पुलिस भी चाहिए होंगे। फिर हमें 33 जो है वो हाई कोर्ट्स भी चाहिए होंगे। हम्म। अब इस वक्त हमारा ये हाल है कि एक विफाक है, विफाकी हुकूमत है, हम्म। और 4 सूबाई हुकूमतें हैं। हम्म। मेरा तखमीना ये है कि तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस जो है, वो जो हम विफाकी बजट में लिखते हैं रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, हम्म। शायद यही सवाल था आपका कि वो क्या अभी तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस, 3,000 अरब रुपया सिर्फ हम इस पे खर्च कर रहे हैं कि हमने एक विफाकी हुकूमत चलानी है और 4 सूबाई हुकूमतें चलानी हैं, हम्म। जिसमें हमारे पास 4 वज़राए आला हैं, 4 हाई कोर्ट्स हैं, 4 आईजीज हैं। अब वो 33 पे जाना है अगर हमने, हम्म। तो हम्म। फिर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 3,000 अरब से ये खर्चा कहाँ चला जाएगा, और हम्म। क्या हमारे बजट में उसकी एलोकेशन भी, पूरा बजट भी अगर वहां लगा दिया जाए तो क्या वो 33 आईजीज और 33 वज़राए आला और वो 33 फिर नए प्रोटोकॉल्स बनेंगे, फिर 33 रेजिडेंसेस बनेंगे। और ये जो सूबों वाला मामला है, ये तो मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। 4 चलते नहीं है, तो अगर हम 33 में चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अब आप अंदाजा कीजिए कि मैं देख रहा था कि जो विफाकी हुकूमत का कार पूल है, उसमें तकरीबन 85,000 कारें हैं। हम्म। अब आप सोचिए कि अगर हम 5 हुकूमतें तो अभी चल रही हैं हमारे पास, एक विफाकी और 4 सूबाई, अब अगर हम जा रहे हैं 3 दर्जन की तरफ, तो फिर क्या हमें कितनी लाख गाड़ियां चाहिए होंगी। हम्म। हम्म। फिर डॉक्टर साहब, जो असल बात है वो ये है कि असल मसला है क्या, हम्म। बीमारी क्या है जिसका हम ये नए सूबों के साथ इलाज करने चले हैं। हम्म। तो असल मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान में सूबे कम हैं। हम्म। असल मसला ये है कि इख्तियार और पैसा हम्म। वो इस्लामाबाद से निकलता है, और वो लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में जाके रुक जाता है। हम्म। तो अभी आप समझ लीजिए कि एक इस्लामाबाद है और 4 मिनी इस्लामाबाद हमने बना रखे हैं, हम्म। जो 4 सूबाई दारुल हुकूमतें, कैपिटल्स हैं। हम्म। हम्म। अब हम चले हैं एक इस्लामाबाद और 4 मिनी इस्लामाबाद से कोई 33 मिनी इस्लामाबाद। तो ये जो मसला है वो इख्तियार और पैसे का रुक जाना है, और वो जाके रुकता है लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची में। और जो बीमारी है उसका अगर इलाज हम कह रहे हैं कि नए सूबे हैं, तो वो तो मुझे कतई नजर नहीं आता नए सूबों की शक्ल। ये फरोख साहब, आपने जो अभी हिसाब लगाया है बजट का, बजट जो मैं देख रहा हूँ वो तो तकरीबन, इफ आई रिमेम्बर राइट, तकरीबन 30 ट्रिलियन आता है, फेडरल और प्रोविंशियल का। नहीं, मैं एक जुमला इस्तेमाल करते हैं फेडरल बजट के अंदर, हम्म। कहलाता है रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बट देखिए ना, बजट जो मैं देख रहा हूँ जी, उसमें यह है कि जी अगर आप देखिए तो फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का जो बजट टोटल आता है वो तो 11 ट्रिलियन आता है। ठीक है, बल्कि 12 ट्रिलियन। तो अगर 12 ट्रिलियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बजट है, आप अगर गौर करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, उसमें तो डेट सर्विस नहीं है।
उसमें डेवलपमेंट भी डालें ना, सब कुछ डालें। तो अगर 12 ट्रिलियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का अगर हम 3 ट्रिलियन रनेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी डालें तो 15 ट्रिलियन हो गया, ठीक है। पर मैं तो कहता हूँ उसके अंदर पीएसटीपी वगैरह भी डालें चीजें, तो हो जाएगा तकरीबन 20 ट्रिलियन तो हो जाएगा। तो 20 ट्रिलियन इसको अगर हम 3 से ज़रब दें, क्योंकि अगर आपने लेके आने हैं बाकी प्रोविंस भी तो कम से कम 3 से तो खर्चा बढ़ेगा ना। फेडरल गवर्नमेंट को निकाल देते हैं, आप 4 सूबों को बना रहे हैं 22, तो मेरा ख्याल 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे रेवेन्यूज तो माशाल्लाह पता नहीं कहाँ जाएंगे फिर तो हम रेवेन्यू के पीछे भागते रहेंगे सारा वक्त, या कर्जा लेंगे, क्या करेंगे। ये जो बगैर सोचे समझे बातें कर देते हैं बगैर हमें बताए, तो ये क्या ये रीजनेबल बात है कि नहीं? देखिए, मैं वापस वहीं पे आता हूँ, बीमारी की तशखीस और उस बीमारी का इलाज। हाँ। बीमारी हमारे सामने है, और हाँ। बीमारी ये है कि डिलीवरी नहीं हो पा रही। आम आदमी के लिए जो ये सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। हम्म। अब हम्म। आप सोचिए कि मैंने तरक्याती बजट जो है पिछले 4 साल का, हम्म। इस हुकूमत को 4 साल हो रहे हैं, वो तकरीबन 14,000 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं। दिस मनी वाज एक्चुअली एलोकेटेड एंड स्पेंट। ये हम्म। हवाई पैसों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये 14,000 अरब का मतलब है तकरीबन 50 अरब डॉलर। हम्म, हम्म, तो डिलीवरी इसकी होनी थी। देखिए, जो जो स्कूल हैं वो मकामी मसला है, हम्म। हम्म। जो अस्पताल हैं वो मकामी मसला है। मेरे अगर पेरेंट्स बीमार होते हैं और मैंने अस्पताल को ढूंढता हूँ मैं, मेरे बच्चे जो हैं मैं उनको स्कूल में डाल रहा हूँ, ये मुकामी मसला है। हम्म। साफ हम्म। पानी मुझे मिलता है या नहीं मिलता, ये मुकामी मसला है। हम्म। मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे इलाके में कचरा पड़ा है, मुकामी मसला है। तो मामला तो मकामी है, तो फिर हमें मकामी हुकूमतों की तरफ जाना चाहिए। जो बीमारी है उसका इलाज बनता है लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमतें। हम्म। अब जिस सिमत में जाना चाहिए, जो हम्म। मुकामी हुकूमतें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ किस तरह प्रोवाइड किया जाए कि सूबे जो हैं वो अपने ओन पे बदल ना डालें, और फिर वो पैसा और इख्तियार जो है वो लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में रुक ना जाए। ये जाना है नीचे मुकामी हुकूमतों तक। तो जो सिमत इख्तियार करनी चाहिए वो है कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ मुकामी हुकूमत को किस तरह दिया जाए, और माली बाख की इख्तियारी जो है वो मुकामी हुकूमतों को किस तरह किया जाए। मेरे ज़हन में तो क्लियर है कि बीमारी क्या है और उस बीमारी का इलाज क्या है। देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्रोफेसर वसीम साहब ने ज्वाइन कर लिया। प्रोफेसर साहब बताइए, ये प्रोविंसेस का मसला क्या है? आप तो माशाल्लाह पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, क्या बहुत प्रोविंसेस होने चाहिए, या एक और भी टर्म यूज हो रही है जो मुझे समझ नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स स्टेट्स और प्रोविंसेस में कोई फर्क है? और अगर कोई फर्क है तो क्या ज्यादा प्रोविंसेस बनाने से हमारी हालत बेहतर हो जाएगी? क्या हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है कि ज्यादा प्रोविंसेस बनाने हैं? जी, मतलब है कि अगर जुकाम हो जाए तो कैंसर का इलाज करना चाहिए। दो चीजों में कोई लिंक ही नहीं है। हम्म। गवर्नेंस इज बैड, हम्म। एब्सोल्युटली राइट। आप हम्म। और मैं, हर कोई एग्री करता है इसी। हम्म। स्मॉलर प्रोविंसेस से कैसे हो गया भाई? हम्म। वेल, इट्स समबडीज क्रिएटिव एफर्ट। हम्म। क्या, कैसे? उसकी एक वजह है। हम्म। वजह यह है कि यूनिटी, पहले तो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज का की सबसे बड़ी बीमारी है हम्म। यूनिटी। क्योंकि नए नए आज़ाद हुए, वहाँ ट्राइब्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, फ्ला हैं, डिविजन अक्रॉस द सोसाइटी। तो हम्म। नेशन स्टेट एक नया यूनिट है जो 2000 हम्म। साल में पहली बार इमर्ज हुआ। तो वो हम्म। लोग, सारा अफ्रीका, सारा एशिया, सारा लैटिन अमेरिका इस काम पे लगा हुआ है कि यूनिटी हम्म। यूनिटी 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 एंड यूनिटी। दूसरी बात कि ये गुड गवर्नेंस के 50, आप भी माशाल्लाह, आपकी जो लिंक्स और आपकी जो बहसें वहाँ से होती रही, कभी हम्म। आप बात करते हैं इंपोर्ट की, कभी एक्सपोर्ट की, कभी ऑफिशियल डम की, फिर ऑफिसी का क्या होना चाहिए, उसका कैश में फ्ला फ्ला फ्ला, एंड देर आर 25 मेजर हम्म। एस्पेक्ट्स और रीजन हम्म। फॉर बैड गवर्नेंस। हम्म। ये एक नहीं, मिसाल के तौर पे
अखबारों में लोगों की डिमांड हर वक्त आती है, हम्म, रहीमदार खान से या हम्म। अटक से या लाहौर या गुजरांवाला शेखपुरा से। आपने अखबारों में सुना है कभी कि हम तंग हो रहे हैं, हमसे लाहौर तक नहीं आया जा रहा? जो लाहौर आने रीजन की जरूरत क्या है, मुझे बताइए, लाहौर आने की जरूरत नहीं, क्या है? ये सब नहीं, मुझे कहते हैं कि जी अपने लोकल जाना चाहिए, भाई जरूरत क्या है? मैं देखिए वसीम साहब, आप भी बाहर रहे हैं, फरूख साहब भी बाहर रहे हैं, मैं भी बाहर रहा हूं बड़ी देर। मैं आज तक किसी सरकारी दफ्तर नहीं किया। नहीं, ठीक है ना जी। मैं नहीं, 40 साल अमरीका रहा हूं, 5 साल वलायत रहा हूं, मैं किसी सरकारी दफ्तर नहीं किया, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है? नहीं, एफिडेविट लेना है, अटेस्टेशन करानी है, एनओसी लेना है, सरकारी दफ्तर से कुगी मरवानी है, क्या वजह है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वजह तो है ही नहीं। तो दिस फिर इज एन एजेंडा। एजेंडा है 70-80 साल पुराना। पहले नहीं, आपने 70 80 साल कैसे? नहीं, सॉरी, 200 साल पुराना। ये गोरे ने हमें लगाया था इस काम पे कि भाई गोरे आदमी के पास 100 काम करवाने के लिए है, तुम अब तुम्हारी हैसियत कोई नहीं जब तक गोरा कोई काम नहीं करके देगा। अच्छा, मेरी ओपिनियन ये है कि हम्म, ये इशू है ही नहीं इस वक्त, कि हम्म, काम करवाने का इशू है ही हम्म, नहीं हम्म, इस वक्त। दूसरा इशू है जो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा पब्लिक को, वो है कि हमने सेंटर को मजबूत बनाना है और हम हम्म, जितना कर सकते हैं सूबों को कमजोर करना है। वो चलते चलते पहले हमने डिनाई किया ईस्ट बंगाल हम्म, को, तो हमने हशर देख लिया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम्म। क्या है उसमें मैं बाद में आऊंगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इशू क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये हमारी नहीं तो फिर डॉक्टर। वसीम साहब, बात ये आती है, इशू ये है कि क्वाइट फ्रैंकली, एंड हियर आई ब्लेम पीपल लाइक यू एंड मी, वी आर टू ब्लेम because the intellectual mass in the society, unlike what happened in the West, in other countries, even Iran, etc., has never really confronted the problem कि इस मुल्क का क्या रद्द अमल, फ्यूचर, कंसेंसस क्या चीज है, हमने ही नहीं किया। जितनी किताबें आती है मैं देखता हूँ वो सिर्फ यही बताते हैं, पहले अयूब खान आया, फिर जवाहर लाल आया, फिर वो हो गया। बट nobody actually sits down and says कि जी ये है। फरूख साहब बताइए, have we organized ourselves as a modern state? एक बात नेशनलिज्म वगैरह वाली बात सब ठीक है, बट मॉडर्न स्टेट आपने कहा एजुकेशन हेल्थ चाहिए। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का कोई काम नहीं एजुकेशन हेल्थ देने का। मैंने जो लिखा था लॉन्ग टाइम अगो, अब मेरी 27 की अक्सर लिखता रहता हूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसको तो बताइए ना, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट? रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज गिव अस एजुकेशन हेल्थ, or is it, as I say, or as the social contract philosopher said, role of the government first is jano mal, life, liberty and property rights? क्या उनको देना चाहिए हमें, बताइए फरूख साहब। डॉक्टर साहब, मेरी समझ से आप जो बातें कर रहे हैं वो बाहर है। बताइए। आप बहुत हायर फिलोसफी पे चले गए हैं। देखिए, मैं रहता हूँ, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे अस्पताल चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, और स्कूल चाहिए अपने बच्चों के लिए, और फार्म टू मार्केट की रोड्स चाहिए, मुझे साफ पानी चाहिए और सैनिटेशन चाहिए। मतलब आप सोशलिज्म में रहना चाहते हैं, यू ये बेसिकली वांट अ कम्युनिस्ट स्टेट? नहीं, मुझे ना सोशलिज्म का पता है और मुझे ना कैपिटलिज्म का पता है। हाँ। Right. ये हर जो 8 अरब इंसानियत बसती है हम्म, उसको ये चीजें चाहिए कि भाई मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं तो मुझे अस्पताल की फैसिलिटी होनी चाहिए, मेरे बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। फरूख साहब देखिए, जबकि लोगों ने तरक्की की, जबकि 1500 पर कैपिटा इनकम थी, यूरोप की, अमेरिका की, सब जगह की, उस वक्त एजुकेशन हेल्थ की बातें नहीं होती थी। ठीक है, आप पहले तरक्की तो कर लें। आप लोग चाहते हैं टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि हमने तरक्की नहीं करनी, हमें सब कुछ हाथ में मिले। ठीक है, मुझे बताइए पहले आपके पास पर कैपिटा इनकम क्या है, आपके पास बाकी चीजें क्या है? मुझे बताइए, एक बंदे के पास जो एजुकेशन हेल्थ मांग रहा है, क्या उसके पास प्रॉपर्टी राइट है? देखिए, मामला सिंपल ये है, जिसे मैंने पहले जिक्र किया। हाँ। 14,000 अरब रुपया आप तरक्याती मंसूबों के लिए खर्च कर चुके हैं पिछले 4 सालों में। बिल्कुल सही। ठीक। अब आप सोचिए कि मैं गया प्लानिंग कमीशन के पास, मैंने कहा मेरे भाई मुझे ये बताओ कि तुम स्कूल कितने का बनाते हो। वो PC1 बनाते हैं, उन्होंने कहा जी 10 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनाते हैं।
मैंने कहा भाई बताओ ये बेसिक हेल्थ यूनिट कितने का बनाते हो? उन्होंने कहा जी वो उसके ऊपर हमारा 15 करोड़ रुपया लगता है। मैंने कहा ये सैनिटेशन का और साफ पानी का मंसूबा है? कह दीजिए वो 25 करोड़ रुपए का PC1 बनता है। कि ये रोड कितने की बनाते हो? उन्होंने कहा जी 2.5 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर बनाते हैं। मैंने कहा खुदाया, 14,000 अरब रुपया आपको मिला है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 40,000 नए स्कूल बनने की फंडिंग आपके पास मौजूद थी। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 12 से 15 हजार आप नए अस्पताल और बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो बना सकते थे। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 लाख किलोमीटर नई रोड जो है वो बन सकती थी। तो ये सारा कुछ जमीन पे तो नजर नहीं आता, पैसा आपने खर्च कर दिया। आप वो सोशलिज्म की कहानी सुनाएं या कैपिटलिज्म की कहानी सुनाएं या वो प्रॉपर्टी राइट्स की कहानी सुनाएं, तो मेरे भाई प्रॉपर्टी होगी तो आपको कोई राइट्स मिलेंगे। यहाँ तो प्रॉपर्टी नहीं है किसी के पास। अभी स्कूल चाहिए, अभी अस्पताल चाहिए, अभी साफ पानी चाहिए। और मजे की बात यह है कि वसाइल सारे के सारे मौजूद हैं, वो चीजें आपको जमीन पे नजर नहीं आती। तो काम सिर्फ इतना सा करना है कि जो पैसा एलोकेट कर दिया गया है उसको हमने कन्वर्ट करना है स्कूलों में, नहीं, अस्पताल। पर फरूख साहब, मैं तो मेरी कंक्लूजन इससे ये है कि प्लानिंग कमीशन एक माजी का निज़ाम है, एक फरसुदा निज़ाम है। मोदी ने भी ख़त्म कर दी, सोवियत यूनियन ने भी ख़त्म कर दी। हम उसको लेके बैठे हुए हैं और हम उसको वही प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट खेल रहे हैं। नीलम झेलम का बेड़ा गर्क हो गया, वो कौन सा कौन सा एक और भी, नंदीपुर का बेड़ा गर्क हो गया, तिरबेला फोर का बेड़ा गर्क हो गया, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो जाता है। और जनाब वो प्लानिंग कमीशन जो है वो अपने प्रोजेक्ट बनाई जाती है, अमेरिका की सैरें करती है, बरतानिया की सैरें करती है। तो आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली लेट्स अटैक द प्रॉब्लम वेयर इट इज। द प्रॉब्लम इज दैट वी गॉट अ बैड सिस्टम। प्लानिंग होनी नहीं चाहिए, डेवलपमेंट बजट होना नहीं चाहिए। मैंने तो इस पर बहुत पहले किताब लिखी थी, डेवलपमेंट बजट की क्या जरूरत है। पर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मेरा ख्याल हमारे मुल्क में, यही मैं कहता हूँ, इंटेलेक्चुअल फेलियर है। कंसेंसस ये नहीं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। Do we want a government that is nanny government that babysits all of us, or do we want a government that allows people the freedom to work? वसीम साहब, को इस पे कंसेंसस है? ये है elite प्लस elite प्लस elite। क्या जी? ये आपने जिक्र कर दिया डेवलपमेंट बजट। ये किस बात की मूली, किस चीज की रिश्वत दी जा रही है? सिंपली बिकॉज यू आर इलेक्टेड, यू आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, नाउ यू वी पे यू मनी इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। वो क्या, वाई सरेंडर द टैक्स मनी, revenue of the nation to the will of a few people, 200 300 people? siphon off, रिसोर्स साइफन ऑफ हो जाता है। दूसरा, ये जो जब डिमांड ही किसी चीज की नहीं, तो कैसे है ये? मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा फासला है रहीमदार खां से लाहौर का। अच्छा जी, कराची में अलग सूबा किस हिसाब से है कि कराची वालों के लिए कराची इज द सीट ऑफ गवर्नमेंट, दे डोंट हैव टू ट्रेवल 200 माइल्स। ये कैसे सेंस बनती है? इसकी सारी लॉजिक हमारी समझ से बाहर है कि आप बना दीजिए इसको, दो बना दे, चार बना। तो मेरा एक थोड़ी सी सबमिशन ये है कि पाकिस्तानी हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में बेसिक फर्क क्या है। वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों है और यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है? इंडिया में आइडेंटिटी का इशू उन्होंने सॉल्व कर दिया है। ये नहीं कि नेशनलिज्म इंडिया नहीं, सब स्टेट आइडेंटिटीज होती हैं जो एथनिक आइडेंटिटी। उन्होंने प्रोविंशियल रीऑर्गेनाइजेशन के साथ 8 सूबों से 28 सूबे कर लिए। हर कम्युनिटी जो एथनिक और लैंग्वेज की बिना पे मांगती थी, बहस होती थी, फिर उसकी फिजिबिलिटी होती थी और एथनिक बेस पे सूबे दिए जाते थे। यहाँ एथनिसिटी की बेस पे आपकी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, लेकिन उसको बजाय ये तो उसको आप रिफॉर्म करें, आप हर एथनिक कम्युनिटी को बीच में काट काट के और कमजोर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि there will be a persistent problem of belonging to the wrong side of the boundary। इधर भी सिंधी, उधर भी सिंधी, इधर भी पंजाबी, उधर। ये कैसे who has divided us? इनको समझ ये नहीं है कि आइडेंटिटी का हवाला जो है
ethnic identity, any identity you have to accommodate within the state system. इन्होंने ये किया हुआ कि नो लिसानी बुनियादों पे जितने सूबे बनेंगे वो मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ, ये एक बन चुका है, ये एक जहन उनका बन चुका है फैसला करने वालों का, स्टेट मैनेजर्स का। तो उस पे प्रेसिडेंशियलिज्म आ गई, वो सियासत से बाहर बैठे हुए सियासत को रीशेप कर रहा है। तो वो उनकी सेंसिटिविटीज इस बारे में तो है ही नहीं कि सियासी लोग क्या चाहते, वो तो नहीं चाहते। इसी तरह जो एथनिक कम्युनिटीज हैं, दे आर सेंसिटिव अबाउट प्रिजर्विंग देयर राइट्स, आइडेंटिटी, कल्चर, व्हाटएवर। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मुल्क टूट जाएगा इससे, इसलिए छोटे छोटे सूबे बनाओ, एथनिक कम्युनिटीज को डिवाइड करो, ताकि इशू लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो इशू है तो ही फिर यू आर इन फेवर ऑफ स्मॉलर सूबास, यू आर सेइंग छोटे सूबे होने चाहिए। हाँ। पंजाब में कहीं जगह है कोई मूवमेंट, आप सवाल सराइकी के, अगर कभी बनना होगा तो पहला सराइकी बनेगा, अगर कभी बनना होगा, लेकिन वहाँ वो इंसिपिएंट स्टेज से आगे बढ़ नहीं सकी अभी तक मूवमेंट, इसलिए वी आर ऑल राइट। सिंध में हमें पता है कि कराची को अलग किया गया 48 में, 22 साल में सिंधी नेशनल बढ़ते 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 फाइनली 1970 में आपने कराची दोबारा सिंध में लगाया ताकि उसको सिंधु देश को कम किया जा सके। आपने क्या किया, 1 यूनिट बना दिया 55 में, 70 तक सारे सूबों की शनाख्त पश्तो वालों की और बलूची वालों की तबाह कर दी। तो आप उनकी आइडेंटिटीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो अच्छा जी, ये तो बड़ी पेचीदा बात कर दी है इन्होंने कि ये छोटी छोटी आइडेंटिटी में जाए। जैसे कि हमने 3-4 साल पहले एक सर्वे किया था आइडेंटिटी पे और सोशल कैपिटल पे, तो जब हम पंजाब गए तो सब ने मुझे कहा कि जी हमारे पास, मेरा आइडेंटिटी तो राजपूत है, किसी ने वो अराई, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। दूसरी चीज़ ये है कि जो देखा हमने कि जी सारे कज़न मैरिजेस करके बैठे हुए हैं, कोई बरादरी से बाहर शादी भी नहीं करना चाहता। तो इतनी डीप एथनिसिटी पे तो फिर मुल्क मुल्क थोड़ी देना चाहिए। आई थिंक फरूख साहब, दिस इज अ डीप फेलियर ऑन आवर पार्ट, द इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ, बट आप लोग जो माशाल्लाह बड़ा लिखते विखते हैं और ये यूनिवर्सिटीज में लोग बैठे हुए हैं, कोई नया पैराडाइम ही नहीं दिया कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन फेल क्यों हो रही है, पॉलिटिशियंस हमारे डायनेस्टिक क्यों आ रहे हैं, कोई आगे इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। फरूख साहब को इसके ऊपर आपके तासुरात हैं क्या, कहाँ कसूर है? क्या हम छोटे टुकड़े करते जाए, क्या हम इकट्ठे नहीं हो सकते? बिकॉज जो फुकुयामा की किताब थी मुझे याद है, उसमें तो वो कहता था स्टेट का काम है कि वो ट्राइबलिज्म से लोगों को बाहर निकाले बाय गिविंग देम अ रूल ऑफ लॉ। पर हमारे पास तो ना रूल ऑफ लॉ है ना कुछ है। तो क्या फरूख साहब, व्हाट इज योर प्रिस्क्रिप्शन? देखिए, पहले तो सवाल पूछिए कि क्या हमने नक्शा बदलना है या 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी बदलनी है। अगर नक्शा बदलना है तो आप सूबे बना दें, और अगर जिंदगियां बदलनी है तो फिर आपको मुकामी हुकूमतें बनानी पड़ेंगी। ये सोच लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आप नया नक्शा चाहते हैं या आप वाकई में 24 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी जिंदगियां बदलना चाहते हैं। अच्छा, फिर आपने बार बार वो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा। मैंने डॉक्टर साहब एक्चुअली आई सैट एंड थॉट टू ट्राई एंड डिफाइन कि सिस्टम जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि वो कोलैप्स कर चुका है, उन्होंने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया कि कर चुका है, वो मर चुका है। तो वो सिस्टम है क्या? अब वो सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है उसको अगर आप समझना चाहें, या मैं जिस तरह समझता हूँ, उसके आप समझिए कि एक मेज है जो सिस्टम है, और उसके नीचे उसकी 6 टांगे हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट कंप्राइज द सिस्टम। उसमें पहली तो चीज ये नजर आती है कि जो हमारी सियासी जमातें हैं वो पैटर्नेज बेस्ड पॉलिटिक्स खेलती हैं, बिल्कुल सही। सरपरस्ती की सियासत है, और ये वो सिस्टम का एक बहुत क्रिटिकल हिस्सा है। दूसरा उसका हिस्सा है सियासत में डूबी हुई हमारी ब्यूरोक्रेसी। यानी कि अब तो ये हाल है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपको पता चलता है, या वो बताते हैं कि जी ये पीएमएलएन की ब्यूरोक्रेसी है, ये पीपल्स पार्टी की ब्यूरोक्रेसी है, ये पीटीआई की ब्यूरोक्रेसी है। और जब उनकी हुकूमतें आती हैं तो उन्हीं लोगों की तरक्कियां होती हैं। तो ये उसका दूसरा जो है वो सपोर्टिंग पिलर है। और तीसरा ये है कि जो बलदियाती इदारे हैं उनका हमने बेड़ा गर्क कर दिया।
वो मुशर्रफ बना के दे गया था 2002 का ऑर्डिनेंस, और बहुत ही खूबसूरत ऑर्डिनेंस था। वो एम्पावर करता था। और उसके बाद ये सूबाई हुकूमतें आईं और हमारी सियासी जमातें आईं और उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये तीसरा उसका जो खासियत है हमारे सिस्टम की, वो है कि कमजोर बल्दियाती इदारे। हम्म, और तीसरा ये है कि प्रोटेक्टेड इलीट, जो इशराफिया है उसको हमने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम्म, हम्म, और पांचवा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो 3-4 हज़ार अरब का नुकसान कर देती हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। हम्म, और छठा आप समझ लीजिए कि अकाउंटेबिलिटी को मुकम्मल तौर पे हमने सियासी कर दिया। हम्म, अगर आप मेरे सियासी हरीफ हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, हम्म, और अगर आप मेरे सियासी इत्तेहादी हैं तो फिर खैर जो मर्जी करते रहें। हम्म, हम्म, दिस इज द सिस्टम दैट हम्म, आई थिंक दैट माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिस्टम। और मेरे ख्याल में इसी सिस्टम को देख के मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ये कोलैप्स कर चुका है। और ये वाकई में, ये आप सोच लीजिए कि डिलीवरी हैज गॉन टू जीरो। मेरा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो उसका बनना चाहिए, स्कूल उसके बनने चाहिए, अस्पताल, वो पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो ये सिस्टम जो है जिसमें मुझे 6 अनासिर या 6 उसके क्रिटिकल एलिमेंट्स नजर आते हैं। अच्छा, अब इसको भी बड़ा पेचीदा कर दिया जाता है। हम्म, देखिए, ये इसका जो हल है वो कोई इतना पेचीदा नहीं है। हम्म, आपने, मेरी नजर, अगर आपने आसान तरीन अल्फाज में 4 काम करने। हम्म, अब पहले तो ये कि जो आपका पैट्रोनेज बेस्ड सियासी निज़ाम है उसको आप उठा के ले जाए मेरिट की तरफ। आपने पैट्रोनेज से माइग्रेट करना है टूवर्ड्स मेरिट। आपने जो सेंट्रलाइजेशन कर रखी है, जो एक इस्लामाबाद है और 4 मिनी इस्लामाबाद बनाए रखे हैं, उनको आपने ले जाना है लोकल गवर्नमेंट की तरफ। और जो अभी स्वाब दीदी इख्तियारात और डिस्क्रेशनरी अथॉरिटी और डिस्क्रेशनरी फंड्स दे रखे हैं, वो आप ले आना है अपने रूल्स के तहत। और तीसरा आपका ये है कि वो जो आप बात कर रहे थे तरक्याती फंड्स की, उसको आपने एक्चुअल डिलीवरी में कन्वर्ट करना। कोई ये 4 चीजें आपको करनी है, और ये दे आर डूएबल। द फाइनेंसेस एग्जिस्ट, जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, वो मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि वो एलोकेट कर दिए थे हमने पिछले 4 साल। तो ये गोल्स भी सिंपल हैं। जो सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है वो शायद आप लोग मुझसे 19, 20, नहीं 18। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की, आई फुली एग्री। वसीम साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एग्री विथ हिम। बल्कि मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ और फर्दर सेंट्रलाइजेशन जो है उसका जो असली जुज है वो है पीएएस सिस्टम, कि डिप्टी कमिश्नर भी वहीं से लगता है, कमिश्नर भी वहीं से लगता है, सेक्रेटरी भी वहीं से लगता है, चीफ सेक्रेटरी भी वहीं से लगता है, पीएसपी पीएम भी वहीं से लगता है। वो एक ग्रुप है जो हर साल 10, 15, 20 बंदे आते हैं, 300 बंदे टोटल है, वो पूरा पाकिस्तान कंट्रोल करते हैं। वो उनकी आपस में बरादरी है, दे कंट्रोल एवरीथिंग। सेंट्रलाइजेशन वहां से, लोकल गवर्नमेंट भी वो आने नहीं देते, क्योंकि अगर वो आने देंगे, मुशर्रफ का निज़ाम उन्होंने तबाह किया। उनको बड़ी तकलीफ हुई कि कमिश्नर डीसी को हाथ लग रहा है। तीसरी चीज अगर आप आ जाए, डिस्क्रेशनरी फंडिंग या एलोकेशन जो है वो भी यही लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है। चौथी चीज जो 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 मैं थोड़ा सा भी वजाहत करना चाहता हूँ, जो इन्होंने फरूख साहब ने कही, बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, स्कूल बनाने से कुछ नहीं होना। हमने 300 यूनिवर्सिटी बना दी, और 300 यूनिवर्सिटी, वसीम साहब मेरा ख्याल आपको मेरे से बेहतर पता है, सब मरी हुई है। बिकॉज वो यूनिवर्सिटी का जो निज़ाम है, जो मैंने अभी रिसेंटली एक पेपर लिखे, 2 पेपर उस पर लिखे हैं, यूनिवर्सिटी का जो निज़ाम है उसमें एक तो गवर्नर साहब ऊपर बैठे, फिर एजुकेशन सेक्रेटरी साहब ऊपर बैठे हैं, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ऊपर बैठे हैं, फिर 3 बंदे जो हैं वो बोर्ड पे उसके होते हैं, सेक्रेटरी साहब। फिर तीसरी चीज़ जो है कि उसकी हर रोज़ इंक्वायरी होती है सेक्रेटरी साहब के पास। प्रोफेसरों को आज़ादी कोई नहीं, आप तो कायदे यूनिवर्सिटी रहे, आपको मेरे से बेहतर पता है। नंबर 3 जो है कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है, ये भी सिविल सर्विस चलाती है, सिविल सर्विस कंट्रोल करती है। तो सबका जोज आ जाता है सिविल सर्विस रिफॉर्म पे। पर हमारे लोगों ने इन चीज़ों पे बातें ही कोई नहीं लिखी हुई कि जी सिविल सर्विस रिफॉर्म होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट आनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट में आनी चाहिए, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करें, डिस्क्रिशनरी फंडिंग। फरूख साहब, मैंने इस पे जो कहा था 2011 में, जब मैंने फ्रेमवर्क इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा था, तो मैंने ये कहा था भाई प्लानिंग का निज़ाम ख़त्म कर दें,
प्लानिंग का निज़ाम इनपुट बेस्ड निज़ाम है। हम कोशिश करते हैं गिने के स्कूल कितने बने, अस्पताल कितने बने, हम ये नहीं कोशिश करते देखें कि डिलीवरी क्या है। ठीक है, तो मैं कह रहा था आउटकम बेस्ड प्लानिंग पे चले जाएं, आउटकम बेस्ड बजटिंग पे, कि जी आप गिने कितने स्टूडेंट्स एम्प्लॉय हुए हैं, ये भी गिने कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट किए, आप गिने कितने अस्पताल में कितनी शफा आई है, क्या हुआ है, कितने पब्लिक हेल्थ के रिकॉर्ड्स इंप्रूव हुए हैं। तो स्टार्ट लुकिंग एट डिलीवरी और आउटकम बेस्ड सिस्टम्स। बट हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनकी मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल एलीट की फॉल्ट, एलीट कैप्चर इतना नहीं जितना इंटेलेक्चुअल एलीट कैप्चर है, कि इंटेलेक्चुअल सारे डोनर के हाथों में है, और ये काम की बात कोई नहीं करते, हम बताते कुछ नहीं कि क्या किया जाए। तो वसीम साहब, इंटेलेक्चुअल मैंने अटैक कर दिया, जरा डिफेंड करें। नहीं, इंटेलेक्चुअल डिफरेंट है। आपने 300 यूनिवर्सिटियों का जिक्र कर दिया, दैट्स एनफ। हम्म, कोई हकीकत पसंद आदमी ये हरकत हम्म, नहीं कर सकता था जो बड़े प्राउडली हम्म, डॉक्टर ABC जिसने ये शुरू किया सिलसिला, वो प्राउडली क्लेम करते देखो, और एक और ही दुनिया पैदा कर। हम्म, लेकिन हम, अगर आप थोड़ी सी मुझे इजाज़त दें, कि ये जो इशू है जो जिससे आपने ये बात स्टार्ट, उसमें बेसिकली जो इकाइयाँ हैं इस मुल्क की, हम्म, उनको तोड़ने का जिक्र है, जो कप्तान कहीं किसी वजह से किसी लॉजिक के तहत गुड गवर्नेंस को कंट्रीब्यूट नहीं करते। इसलिए ये इशू एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि उसका हम्म, जिक्र ही करना एक अजीब सी हम्म, बात है कि आप टेरिटरी को डिवाइड कर दीजिए, क्या जी इससे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो जाएगी। कोई हमें तो कोई अभी तक समझ नहीं आई। लेकिन जो आपने कहा सेंट्रलाइज है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का आपने जिक्र किया, और अभी अभी आपने देखा है कि इस बजट में कितनी एलोकेशन 128 और whatever various, और डेवलपमेंट बजट के हिसाब से आपको MNAs, MPAs को पैसा जा रहा है। और ये, और ऊपर से हमारे टैक्स वाले जो साहब हैं, बैंकर, उनके जिम्मे ये लगा दिया गया है इस मरतबा कितने निकाल के लाए हैं, और इस गरीब आबादी तक कितने लगा सकते हैं, निचोड़ो और निचोड़ो। क्या है मतलब, ये जा कहाँ रहा है। आप कोई लेफ्टिस्ट लूनी नहीं है जिसने ये रिसर्च की है। ये वर्ल्ड बैंक के हमारे वो जो है अ, अ, अपने शाहिद साहब, वो कहते कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज द वर्स्ट इन पाकिस्तान, मोर देन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। पाकिस्तान में एलीट खींचे जा रही, और नीचे 40 जितनी भी कंफ्लिक्टिंग फिगर्स आ रही हैं, 41% पॉवर्टी और वटेवर, सोशल इक्वालिटी को ब्लैंड फिगर्स में देखा जा रहा है। नीचे वाला तबका, उसको सोशल इनइक्वालिटी नहीं, उसमें जिंदगी की, फर्क साहब ने भी कहा, जिंदगी गुजारने की जो जरूरियात है उसके तहत देखा जाए, और प्रोवाइड वो जो भी सिस्टम है उसमें से एक्सट्रैक्शन बहुत है, लेकिन दूसरी तरफ से इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो डिलीवरिंग ऑफ सर्विस हैज गॉन डाउन, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द स्टेट हैज गॉन अप। हर चीज पे पहले आपने टीका लगा दिया, फिर आप 26 अमेंडमेंट आ गई, फिर 27th, आप दूसरे इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करें, हर एक को कंट्रोल करें, तो सिस्टम चलेगा। दिस इज लीडिंग टू बैड गवर्नेंस। नो अकाउंटेबिलिटी इनबिल्ट इन द सिस्टम, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो पॉलिटिशियंस हो, whoever। और हमारे 10, 15, 20 शोबे जो हैं, जो तालीम भी है, मेडिसिन भी है, जो अस्पतालों का हाल है, अनइमेजिनेबल। और इसी तरह एजुकेशन। मतलब कहने का ये है कि उसका हल क्या है। आपने और मेरे साहब दोनों ने आपने बात की है मकामी हुकूमत। वो मुशर्रफ का तो मसला ये था कि एक 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 ऐसी हुकूमत जिसको अवाम की तायीद हासिल नहीं थी, ऊपर से आया गया, इसलिए वहां से बेस्ट सिस्टम भी जब आएगा तो वो रिजेक्ट होगा, इलेजिटिमेट होगा। तो अवाम के नाम पे तो आप अवाम के खिलाफ नहीं जा सकते। अवाम ये तो नहीं है कि बिल्कुल बेवकूफ़ है, जाहिल है, नहीं। अवाम डिमांड करती है, मगर आप उनके हिस्से का बजट जो है वो MNAs, MPs को दे देते हैं। उनके वो जो तनख्वाहें ब्यूरोक्रेसी और बाकी हर जगह, तो वो पैसा तो वही है, थोड़ा बहुत पैसा है, वो आपको इधर जाने की बजाय वो ऊपर चलता जा रहा है। तो अगर आपको याद हो, अच्छा पे जो बड़ा आवर ग्लास सोसाइटी का कॉन्सेप्ट काफी था,
कि जैसे आवर ग्लास होता था, अपर हाफ और लोअर हाफ, 1 घंटे में रेत नीचे जाती थी। तो ऊपर के स्टेट और सोसाइटी में लिंकेजेस जो है, इंस्टीट्यूशन लिंकेजेस है ही नहीं, नीचे से ऊपर नहीं, कोई। पर देखिए ना, फिर वही तो इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस की तो बात करनी है ना फारूक साहब। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ इंस्टीट्यूशनल लिंकेज, पर आप लोगों का काम है बताएं इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस क्या होती हैं। देखिए, हम जनरलिटी में बात ना करें, वी हैव टू गेट ग्रैन्युलर। बात बड़ी सिंपल है कि अगर ये, जैसे मैंने कहा कि पैसा, आपने भी कहा फारूक साहब, पैसा नहीं खर्च होता। पर देखिए एक चीज़ है, हमने 300 यूनिवर्सिटी बना दी, हमारे पास स्कूल बहुत है, हमारे पास अस्पताल भी बहुत है, चप्पे चप्पे अस्पताल है, ठीक है। अब मसला कहाँ आता है? इज द मसला इन द मैनेजमेंट, और इज द मसला इन द फाइनेंस, और इज द मसला इन डिवोल्यूशन टू प्रोविंसेस? लोकल गवर्नमेंट तो मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ, लोकल गवर्नमेंट में आई थिंक सिटीज की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जहाँ सिटीज जो हैं वो अपने रेवेन्यूज को इंचार्ज रखें। जैसे मैं बार बार पूछता हूँ कि न्यूयॉर्क के गवर्नर का किसी को नाम नहीं पता, पर न्यूयॉर्क के मेयर का नाम ममदानी तो खैर अब आया, बट उससे पहले भी हम जूलियानी वगैरह सबको पता होता था, बिकॉज क्वाइट फ्रेंकली द मेयर्स आर वेरी पावरफुल। चाइना में जो इकोनॉमी है वो कहती है कि न्यू चाइना प्लेबुक वाली औरत, या वो दूसरी हाउ चाइना एस्केप द पॉवर्टी ट्रैप, एंग जो है, उन दोनों का मैंने इंटरव्यू किया, वो दोनों कहती हैं कि जी भाईजान, जो हमारा है इशू, चाइना का जो ग्रोथ है वो मेयरल इकोनॉमी, नाम ही कहते हैं मेयरल इकोनॉमी, कि मेयर चीन को चलाते हैं, वो स्टेट की बात ही नहीं करते। हमारे लोग जो स्टेट की तरफ जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, मेरा तो ख्याल है फारूक साहब, इनकी जो गेम है कि आपस में कुर्सियां बांटनी है इन्होंने, इनको चीफ मिनिस्टर गवर्नर ये चाहिए, इनको कौम की बहबूद नहीं चाहिए। पर कौम भी इतनी बेवकूफ़ है, कौम भी इसके पीछे लग गई है। जैसे कामरान खान साहब कह रहे हैं कि 97% लोग चाहते हैं नए सूबे बने, और कई जो साउथ पंजाब के लोग कह रहे हैं हमें नया सूबा चाहिए, कई फलाना बंदा कह रहा है हमें नया सूबा चाहिए। भाई नया सूबे से क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूशनल चेंजेस फरुख साहब क्या है, क्या करें? चले लोकल गवर्नमेंट आ गई, पर लोकल गवर्नमेंट आ गई और वही पीएस के बंदे आएंगे तो वही बात बन जाएगी। जी नदीम साहब, अभी आपने जो सबसे खूबसूरत बात की ना, वो आउटकम के हवाले से की। हम्म, वो जो 14,000 अरब रुपया एलोकेट किया गया है, मुख्तस किया गया है, उससे आउटकम कैसे निकालना है? इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज आर देयर। वो जो हम कहते हैं कि गरीब मुल्क, रिसोर्सेज आर देयर, हम्म, और उसको आउटकम में बदला नहीं जा रहा। आपने वो जो आउटकम वाली बात की, वो मैं समझता हूँ कि इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट के आउटकम को, उसको किस तरह बदलना। देखिए, आर सिस्टम, वो जिस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके सामने रखी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो 6 उसके कंपोनेंट्स हैं, दैट सिस्टम इज डिजाइंड नॉट टू डिलीवर। हम्म, वो डिजाइन ही इसलिए किया गया। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप नदीम साहब, तो वो एक कहानी रॉबिन हुड की बताया करते थे कि वो अमीरों से छीनता था पैसे और गरीबों में बांटता था। ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है, दिस इज एन एग्जैक्ट रिवर्स रॉबिन हुड। ये रिवर्स रॉबिन हुड है कि 24 करोड़ की जेब से निकालना है, और वो जो 4 दर्जन आईपीपीज हैं उनकी जेब में डालना है, जो 87 शुगर मिले हैं, शुगर मिल एसोसिएशन की मेंबर, उनकी जेब में मुंतकिल करना है। तो जो डिजाइन किया गया सिस्टम, वो रिवर्स रॉबिन हुड के सिस्टम के ऊपर किया गया। उसका नतीजा आप जरा देखिए। अभी प्रोफेसर साहब ने 5-6 हमारे हमसाया ममालिक का नाम दिया। मैं 4 चीजें कंपेयर कर रहा था कीमतों के हवाले से। एक, बिजली, आटा, चीनी और डीजल। और मुल्क मैंने चुने थे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड अफगानिस्तान। आप यकीन कीजिए कि ये जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, हमने ये चारों चीजें, आटा, चीनी, डीजल और बिजली, मोस्ट एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान देन द एंटायर नेबरहुड। यानी कि आटे की कीमत तकरीबन 50% ज्यादा है पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले में। बड़ा अच्छा आपने कहा फारूक साहब, इसकी कॉमन रीजन क्या है? कॉमन रीजन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सिस्टम कोलैप्स की। नहीं, सिस्टम नहीं, कॉमन रीजन ये है कि हर चीज एक बंदे के हाथ में, ब्यूरोक्रेट के हाथ में। ये देखिए, इन्होंने किसी चीज की ना बिजली की मार्केट बने देते हैं। आज हमें बात करते हो कि बिजली की मार्केट 30 साल, 1980 पता नहीं 94 में या कब, जब अनबंडल हुई थी, बात हुई थी कि बिजली की मार्केट बनेगी, जो इंडिया में बन गई है, बाकी दुनिया बन गई है।
जिसको CTPCM कहते हैं, वो आज तक नहीं आया। उसको कौन रोकता है? ब्यूरोक्रेट। वीट की बात हो रही है कितनी देर से, आप सोचें। मैं बच्चा था जब इकोनॉमिक्स सीख रहा था तो बात हो रही थी कि वीट को हम डीरेगुलेट करेंगे, चीनी को डीरेगुलेट करेंगे। आज तक नहीं हुई। आज तक वीट को डीरेगुलेट करने जाते हैं, फिर हम इंपोर्ट करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं। चीनी को कभी हम इंपोर्ट करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं। वो एक चीज़ है ECC, जो बैठ के हर रोज ये हिसाब लगाती है कि आज वीट इंपोर्ट होगा या आज शुगर इंपोर्ट होगी। ये जो इदारे हैं इनको तो भी हम कॉल आउट करें ना कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। किसी दुनिया में वीट और चीनी की कीमत हुकूमत फिक्स नहीं करती। इवन डीजल पेट्रोल की कीमत नहीं फिक्स होती, इंटरनेशनल प्राइसेस है भाई, छोड़ दें इनको। नहीं करते। टैक्सेशन का निजाम हमें बनाना नहीं आता, टैक्स कौन रन करता है? ब्यूरोक्रेट। तो ये भी तो देखिए ना, या ये मैं गलत कह रहा हूं? बताइए फरूख साहब। जी नदीम साहब, सवाल मुझसे है या प्रोफेसर साहब? आपसे आपसे बताइए। आपने जो कहा है ना, मैं आपकी तायीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ कॉमन फैक्टर की तरफ जाए। कॉमन फैक्टर। ये अभी काबीना का इजलास हुआ था जुलाई की 21 तारीख, हम्म। और उस दिन काबीना ने ये फैसला किया कि डीजल की इंपोर्ट के ऊपर PSO को मोनोपोली दी जाएगी। और वजीर साहब जो आए मीडिया पे, उन्होंने कहा कि देखिए, हमने पेट्रोलियम की मार्केट को, डीजल की मार्केट को डीरेगुलेट कर दिया। फिर मैं तो परेशान में पड़ गया। मैंने कहा कि आप जैसे लोगों ने जो हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था वो सब गलत पढ़ाया था। ये तो मोनोपोली बनती है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी मार्केट डीरेगुलेट हुई। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल जो है वो एक मोनोपोली की शक्ल में सामने लाना है, और उसके नतीजे में फिर महंगी बिजली, महंगी महंगा महंगा डीजल, महंगा आटा। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि चावल की फसल ऐसी है जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करती। उसका रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि पिछले 10-15 साल में मुझे कोई ऐसा साल याद नहीं जिसमें हमने 2.5-3-4 बिलियन डॉलर की चावल की एक्सपोर्ट ना की हो। ना किया। और मुझे याद नहीं आता कि पाकिस्तान के अंदर कभी किसी ने कहा हो कि जी चावल की कमी आ गई है, या ये पता चले कि जी चावल की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। और यही चीज अब कौन में हो रही है? अच्छा, आपकी मेरी जिंदगी में मुझे याद है कि वालिद साहब MNA को ढूंढा करते थे टेलीफोन के कनेक्शन के लिए। उनको पता नहीं वो 15-16 हुकूमत जो है वो फ्री कनेक्शन देती, वरना आप टेलीफोन का कनेक्शन का अप्लाई करते हैं वो 1.5-2 साल के बाद मिलता था, अगर आप खुशकिस्मत हैं। अब आप एक इंटरनेट का कनेक्शन लेने जाए, साथ में वो 6 लैंडलाइन मुफ्त में देते हैं। तो हमने डीरेगुलेट किया, हमने उसके फायदे उठाए। मेरा मोबाइल का काफी इस्तेमाल है डॉक्टर साहब, और 2,500-3,000 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं आता। यानी कि फायदे हमारे सामने हैं, हमें पता है कि डीरेगुलेट। लेकिन अगर आपने डीरेगुलेशन की डेफिनेशन ये बतानी है कि PSO को मोनोपोली दे दी गई, अब जो PSO रेट बताएगा, सारी की सारी डीजल की मार्केट उसके ऊपर चलेगी, और उसके नतीजे में आपको इस खित्ते में महंगा तरीन डीजल मिलेगा। अच्छा, मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल, एक नदीम साहब जो अ, उठ के सामने आ रहा है मुल्क, और उसको दिल चाहता है कि उसकी कॉपी मारें, पेस्ट करें। रवांडा इज अ कंट्री that has come up over the past decade or so. उसने एक खूबसूरती से लोकल गवर्नमेंट बनाई। मेरा एक ब्रदर इन लॉ है, उसको रवांडन गवर्नमेंट ने बुलाया कि हमने वो फिनटेक का एक्सपर्ट है, उसको बुलाया कि हमने एक वो जैसा आपने राष्ट्र बनाया है पाकिस्तान में, वो रवांडा में बनाना चाहते हैं। वो पहली दफा वहां गया तो मुझे बताता है कि रवांडा इज क्लीनर देन स्विट्जरलैंड। वो एक वहां पे फौजी आया था शायद 2000 में, उसने टेक ओवर किया था और अभी तक बैठा हुआ है। हाँ। और उसने कमाल कर दिया, उसने सारा कुछ लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। उसने ऐसे ऐसे सिंप्लीफाइड कानून साजी कर दी है कि उसके इर्द गिर्द के सारे अफ्रीका के मुल्क जो हैं वो अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं रवांडा में कि भाई सीख के आओ कि इसने ये किया क्या।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं रवांडा गया था, कितना खूबसूरत मुल्क है। पर वसीम साहब, जो फरूख साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं फिर आप एकेडमिक्स पे वो लगाता हूँ इल्जाम कि डी रेगुलेशन पे एकेडमिक, फरूख साहब सारे एकेडमिक्स डी रेगुलेशन के खिलाफ है। सारे एकेडमिक्स मार्केट के खिलाफ है। दूर दूर से गालियां देते हैं कि ये मार्केट की बात करते हैं। एक लफ्ज है जो मुझे कभी समझ नहीं है, मैं सबको कहता हूँ समझाओ, समझा ही नहीं सकते। न्यू लिबरल, मुझे समझ नहीं आती न्यू लिबरल क्या है, पर एकेडमिक्स का सारों का काम है। और फिर ये जाते हैं हुकूमती कमिटीज में और बैठ के बात करते हैं, ना जी ना मार्केट से डर जाएं, पीएस को बात दें। और पीएस के सब वो हम ही हैं। बिकॉज एलीट कैप्चर जब कहते हैं तो असल एलीट कैप्चर तो पीएस और जजेस की, कॉलोनियल स्टेट की पीएस है। क्यों वसीम साहब हम कॉलोनियल स्टेट को रिफॉर्म ना करें और ज्यादा सूबे बना लें, ये बेहतर है, या कॉलोनियल स्टेट को रिफॉर्म करें पहले? कॉलोनियल स्टेट को रिफॉर्म करने का मतलब है ही नहीं कि सूबे और बनाए जाए। हम्म। कॉलोनियल स्टेट ने तो बहुत बड़े जो इलाका फतह होता था पुराने सूबों में शामिल कर लिया जाता था। तो सारे का सारा केपी वो पंजाब में आ गया था रंजीत सिंह के ज़माने में, वही रहा 50 साल तक। ये पंजाब यहाँ से पेशावर तक था। इसी तरह बलूचिस्तान, इसमें सारे का सारा पख्तून एरिया जो अफगानिस्तान से फतह किया वो ब्रिटिश बलूचिस्तान का हिस्सा बन गया। और वहाँ अभी तक पठान पॉपुलेशन कहती है कि किस हिसाब से हमें बलूचिस्तान में डाला गया। उस जमाने का और था सिस्टम। उसमें छोटे सूबों का तस्वुर, एथनिसिटी का तस्वुर नहीं था। टेरिटरी जो काबू आ गई, वो पुरानी आइडेंटिटी चलती थी। अब ये जो मसला है, ये तो डाउन राइट ऑन द ग्राउंड। मिसाल के तौर पे, ये मैंने पहले भी बात की, कराची सिंध एक बहुत बड़ा बॉइलिंग इशू है। 50 साल 60 साल 50s में भी बात हुई थी कि कराची को वगैरह वगैरह। लेकिन बात यह है कि ग्राउंड पे जब हम देखते हैं, आपको याद है पार्टीशन जब हुई थी, तो जो उधर से इधर माइग्रेशन, पीपल फेल्ट दे वर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बॉर्डर, इसलिए दे क्रॉस द बॉर्डर। आप इमेजिन करें जितने मुहाजिर कराची में हैं उतने ही बाकी सिंध में हैं। क्या होगा जब एक नया बॉर्डर बनेगा कराची गए? जितने सिंधी हैं वो जितने कराची में, उनके लिए बॉर्डर दिल फील दैट दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बॉर्डर। ये एक कयामत है। इसको हाथ लगाना, ये तो एक भेड़ों का छत्ता है। इसमें आप लोगों से अपनी मर्जी, अपने ऑफिस में बैठ के सूबे बनाना, सूबे तोड़ना आसान नहीं है। ये आप स्टेटस को है या कुछ भी है, इस गवर्नेंस चाहिए आपको। तो आपने और फरूख साहब ने जो इस वक्त बातें की हैं, आपको गवर्नेंस इकोनॉमिकली देखना है, सोशलॉजिकली देखना है, बहुत सारे तरीकों से। ये नहीं है कि आपने आप यू आर ए नहीं, वेल पर आप विशर। बताइए ना, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या कहते हैं गवर्नेंस के बारे में? आप पॉलिटिकल गवर्नेंस साइंटिस्ट मैं देखता हूँ, जितनी किताबें मैं देखता हूँ बड़ी साइलेंट रहती हैं। वो सिर्फ बता देती हैं यूब खान आया था, भुट्टो आया था, ज़िया-उल-हक आया था, हम ये रोना डाल दो, ज़िया-उल-हक ने ये किया, उसने ये किया, मार्शल लॉ, और ठीक है जी, एस्टेब्लिशमेंट बाहर निकल जाए। क्या 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है? मेरा तो ख्याल है बिल्कुल खराब कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं क्या चलेगी। क्या खराबी है ये भी बता दीजिए। बिकॉज उसमें फॉर एग्जांपल डायनेस्टीज आती हैं, इलेक्शन का निज़ाम ही कोई नहीं है। 5 साल में एक इलेक्शन होती है। 5 साल में एक इलेक्शन, तो देखें ना, इवन टॉमस, मैं बार बार बताता हूँ, इवन टॉमस मेडिसन रोट मेडिसन रोट इन द फेडरलिस्ट पेपर्स कि हमने डिसाइड किया है कि इलेक्शन हर साल होगी। हमने इसीलिए प्रेसिडेंट की टर्म 4 साल रखी है, उसकी टर्म 2 साल रखी है, स्टेट गवर्नर की इलेक्शन हर नवंबर में अमेरिका में होती है, किसी लेवल की, ये नहीं। जी। और उन्होंने कांग्रेस की टर्म 2 साल रखी, हमने 5 साल क्यों रखी हुई है? 5 साल क्यों हर किसी की टर्म होगी? दूसरा, फिर मैंने चेक किया, दुनिया में 160 मुल्कों में लिमिट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म पे। ठीक है, मेक्सिको में एक टर्म है, कहीं 2 टर्म्स हैं, कहीं, मतलब हमने कोई टर्म लिमिट्स नहीं रखी। तो ये खराबी है। अब नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि वो 5 ही दफा आ जाएंगे। ठीक है ना, शायद आ मसला भी जाए। the point is, you are not talking about the constitution. You are saying that our constitution should have this clause as well and this article as well. सिर्फ आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं एक और भी चीज कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आधे से ज्यादा पार्लियामेंट मिनिस्टर बन जाता है, मिनिस्टर नहीं बनता तो मिनिस्टर पार्लियामेंट स्टेट में बन नहीं जाता है। है। 18th अमेंडमेंट में 10% की कैद लगाई गई है अच्छा। कि जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी 10% से ज्यादा नहीं, पर कैबिनेट नहीं होगी। उसके अंदर एक और भी चीज है।
एडवाइजर्स और जो सेक्रेटरीज और वगैरह, देखें बात ये है कि ये लोग इलेक्ट जब होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं लेजिस्लेचर के लिए या मिनिस्टर्स के लिए, ठीक है। और ये मिनिस्टर्स अपने बनना चाहते हैं, दिस इज अ साइलेंट इलेक्शन कि जी हम मिनिस्टर बनेंगे, हम लेजिस्लेचर नहीं बनेंगे। तो मे बी देन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेटर, हमें पता चले कि ये काम क्या करने आए, ये देखिए तो नहीं कि आप, कुर्सी लेने आए। आखिरी बात से मैं शुरू करता हूँ आपकी। हम्म। ये बटन दबाओ, ऑफ या ऑन, हम्म। प्रेसिडेंशियल सिस्टम से पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाए, पार्लियामेंट्री हम्म। सिस्टम से प्रेसिडेंशियल, ऐसा हम्म। नहीं। वाई आर देयर presidential systems in whole of Latin America? And why 48 countries, 50 countries of Commonwealth have had parliamentary systems? There is a reason. 1885 से इलेक्शन हो रहे हैं, लोकल बॉडी से शुरू हुए, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपने एक फासला तय किया, 80-80, 90-90 साल की औरतें और मर्द जो है, और वो भी गांव में बैठे हुए, उनको इस लॉजिक का पता है कि यहाँ का देर आर लिटिल बिग मैन एंड लिटिल बिग वेमेन, दे आर देयर लोकल पावर होल्डर्स, they represent the society onwards, they are the brokers between the state and the society. ये लोग हैं, और एक सिस्टम हिस्टोरिकली इंटरनलाइज हुआ है लैटिन अमेरिका में, वसीम इंक्लूडिंग। साहब मुझे तो नहीं नजर आ रहा। देखिए ये क्या? अब आपके यूनिवर्सिटी में अली चीमा ने काम किया था, हमने भी किस पे काम किया था कि जी सिर्फ 400 फैमिलीज जो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है, आप और मैं वो इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट कर सकते, ठीक है। ठीक इस वक्त देखिए हर फैमिली के 10-10, 15-15 बंदे बैठे हुए पार्लियामेंट में, ठीक है। जी। कजन्स, फर्स्ट कजन, ब्रदर्स, सिस्टर्स, आप देख लें नवाज शरीफ की फैमिली कितनी बड़ी है और कितने उनकी लोग हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक दफा मेरा ख्याल है भाई, दो भाई आए हैं, बाकी वक्त तो हमेशा कोई बाहर से देखिए एक आप दफा। गधे घोड़े को नहीं मिलाए था, छोड़िए। मसला ये है कि हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 50 मुल्क हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के, 50-60 और लगा लीजिए मुल्क को। इंग्लैंड में, अमेरिका में कौन आता है इलेक्ट होके? 200 साल से इंग्लैंड में वही फैमिली इलेक्ट होके आ रही। अमेरिका मसला में देर आर पीपल, या कोई नहीं। देर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, हम्म। दे आर द पीपल हु आर एलीट। वो ये सिस्टम, अगर आपको लेफ्टियों की बात अगर कोई कभी सुनने का, हम भी चले सुनते ये हैं। भी मैं मान लेता नहीं हूँ, पर नहीं नहीं, मुझे मैं कहता हूँ ये हाँ, कि हाँ। कैपिटलिज्म क्या कहती थी, ये सारा लेफ्ट यही कहता था कि ये वो कैपिटलिज्म का तोता है, ये डेमोक्रेसी, और उन्होंने बनाया। कैपिटलिस्ट तो आना गरीब आदमी नहीं, या द एलीट, दे फाउंड द वे आउट टू डिसएंगेज पीपल फ्रॉम द स्ट्रीट एंड पुट देम टुगेदर, टेक देम अवे फ्रॉम स्ट्रीट, एंड देखिए जी, उनके साथ। मेरा थीसिस ये है कि elite will always rule. Elite has ruled in the tribal times, elite has always ruled, there is always an elite. तो ये जो elite का रोना डाला हुआ है हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने, ये एक इंटेलेक्चुअल क्या कहते हैं वैक्यूम है कि elite को रोते रहते हैं। elite तो हमेशा होती है। the only difference is, फारूक साहब आई एम कमिंग टू यू, the only difference is कि मेरिट पे elite आती है या ये डायनेस्टिक elite है। हमारे यहाँ डायनेस्टिक है, वहां जो है वो मेरिट पे आती है। अब देखें फोर्ड का वो बेटा आया, फोर्ड लग गया, उसके बाद तीसरे ने कोशिश की, नहीं आ सका, जब बुश नहीं आ सका, ठीक है ना। इसी तरह कैनेडी का देखें, कैनेडी का वो बंदा कैनेडी आया, कैनेडी का भाई आया, वो चले गए, उसके बाद कोई नहीं आ सका। पूरी अमेरिकन हिस्ट्री में सिर्फ दो बाप बेटा प्रेसिडेंट बने हैं। एक वो था क्या कहते, बुश 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 था, और एक था पहले, मेरा एडम ख्याल बुश एडम्स का इलेवन। बेटा, एडम्स का बेटा था, ठीक है। दो दो 300 साल में, 250 साल में दो सिर्फ आए। और आप देखिए उनके सेनेटर्स की भी लिस्ट वगैरह। तो वी हैव टू पुट इन सम लिमिट्स, और सम किसी तरीके से हमें इलेक्शंस को बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं बार बार कहता हूँ कि लेट्स हैव इलेक्शंस ऑन अ डिफरेंट बेसिस, फर्स्ट पास द पोस्ट को खत्म करने में भी फ्रेंच इलेक्शंस अडॉप्ट करें। आफ्टर दुनिया में रिफॉर्म आता है, हम क्यों नहीं बात करते सिर्फ रिफॉर्म की, हम कहते हैं यही सिस्टम चलेगा। और क्या 5 साल की टर्म जरूरी है? Can't we have a 3-year, 4-year term? Can't we split the local governments away from the federal government? और can't we split कि हर साल एक इलेक्शन हो, कंटिन्यूस इलेक्शन हो, ताकि हुकूमत को पता चलता है। अभी केपी में, सॉरी उधर आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुई है, पूरी हुकूमत हिल गई है। तो ये थीसिस चलता है कि इलेक्शन होगी रेगुलरली तो हुकूमत को कुछ असर होगा, वरना 5 साल के लिए सब कुछ तय करके नोट लगा के बैठ जाते हैं कि अपने 5 साल काटने हैं, प्रोटोकॉल में फिरना है, सैरें करनी है। करो साहब।
रहीम साहब, आप 5 साल की बात कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में हम्म, जो हम्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्या जबरदस्त नाम रखा हुआ, जो हमने यूएनडीपी से लिया है, इसके एसडीजीज के तहत एमएनएस को पैसे मिलते हैं, जिसका वसीम साहब थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। हम्म, तो मैंने जमा किए हैं वो 160 करोड़ रुपया फी हुकूमती एमएनए 4 सालों में। तो औसतन 40 करोड़ रुपया मिलता है। हम्म, एक जगह मैं पढ़ रहा था कि इट्स डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। मुझे हम्म, आपके लिए बड़े खतरात नजर आ रहे हैं डॉक्टर नदीम उल हक साहब। कॉलोनियल सिस्टम आपको पसंद नहीं है, डायनेस्टिक सियासतदानों के आप खिलाफ हैं, हम्म, एलीट कैप्चर आपको पसंद नहीं है, टर्म लिमिट्स आप लाना चाह रहे हैं। आप जिंदा कैसे हैं इस मुल्क के अंदर? खुदा के वास्ते मुझे ना मरवाएं। देखिए, बात सिंपल है। कुछ तो हमारे मुफक्किरों को सोचना है कि हम क्या करें। ना हम चेंज करना चाहते हैं सिविल सर्विस, ना हम चेंज करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ना हम लाना चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट। हमारी सारी इंटेलेक्चुअल लीड इस पर साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। वो बात करते हैं अजीब अजीब किस्म की बातें, कोई क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, कोई एसडीजीज की बात कर रहा है, वगैरह वगैरह। वो भाई, हमारा सिस्टम तो चल नहीं रहा। मैं कहता हूँ क्लाइमेट चेंज हमें पहले मारेगा या हमें ये गवर्नेंस सिस्टम मारेगा। ठीक है। और क्वाइट फ्रैंकली यू आर राइट कि गवर्नेंस कहीं नहीं पहुंच रही। बलोचिस्तान में रोना ही है। जब मैं बलोचिस्तान गया था 2-3 साल पहले, तो मुझे खुद रोना आ गया था कि वो बलोची भाई जो हमारे हैं, देर इन अ वेरी बैड वे। वाई आर दे इन अ बैड वे? अगर मैं नॉर्थ में जाता हूँ, ये आज़ाद कश्मीर में गया 2-3 साल पहले, अगेन आई फाउंड द सेम थिंग। Question is, we are not creating opportunities. It's not about creating roads and things. Are we creating enough opportunities, Feroza? Think of yourself as a poor kid who's growing up somewhere in Azad Kashmir, or Balochistan, or even Lahore, or even Islamabad. What opportunities do they have? देखिए, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, डिबेट है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट, ये तो हमें पता ही नहीं हो रही कि वजह क्या है इसके पीछे। अब देखिए, हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर को कि सूबे कम हैं, सूबे ज्यादा हैं, लोकल गवर्नमेंट बनानी, ये स्टेट की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात कर। हम्म, सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर मामला नहीं चलता, इसके हम्म, आगे आता है इंस्टीट्यूशंस। और इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपने देखना है कि क्या अकाउंटेबिलिटी उसमें मौजूद है या नहीं है। हम्म, फंड्स का मिसयूज जो है उसको किस तरह रोकना है, लीड कैप्चर हम्म, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, डिलीवरी जो आउटकम आपने कहा। देखिए, ये स्ट्रक्चर सिर्फ बदल लेने से, अगर आपने नए सूबे बना दिए और अगर आप लोकल गवर्नमेंट के पास भी चले गए, तो आपने स्ट्रक्चर बदला है। जब तक वो इंस्टीट्यूशंस को इंडक्ट नहीं किया जाए, इंस्टीट्यूशंस की करेक्शन नहीं की जाएगी, तो फिर आप सोचिए कि वो जो लोकल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो 169 डिस्ट्रिक्ट हैं शायद पाकिस्तान के अंदर, और 169 में आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें, लेकिन वहां पे भी अगर अकाउंटेबिलिटी का मामला नहीं होगा, अगर फंड मिसयूज जारी रहेंगे, अगर लीड कैप्चर जारी रहेगा, जो अभी लीड ने कैप्चर किए हुए हैं 4 सूबे, तो फिर वो 169 डिस्ट्रिक्ट ही का कैप्चर कर लेंगी। तो एक तो स्ट्रक्चर का मामला हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस का मामला है, वो शायद हमने उस पर वो फोकस नहीं किया जो आई थिंक इट 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 डिजर्व्स दैट। वेरी गुड। वसीम साहब, आखिर में चले इंस्टीट्यूशन पर वजाहत करें। इंस्टीट्यूशन से मतलब क्या? मैं सोचता हूँ कुछ लफ्ज हैं हमारी लैंग्वेज में जो बिल्कुल ही क्लीशेस बन गए, हम यूज करते हैं पर किसी को मतलब नहीं समझ आता। लोग सोचते हैं इंस्टीट्यूशन एफबीआर है, लोग सोचते हैं इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट है। क्या इंस्टीट्यूशन ये होती है? व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशन? देखिए, एक पूरी थियोरी बन चुकी है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। जितने इंस्टीट्यूशन जिनकी हिस्ट्री लंबी है, वो ज़्यादा दे आर डीपली डग इन, है ना। पूरे का पूरा उस पर बात होती रहती। कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो इरोड हो जाते हैं, उनकी लेजिटिमेसी इरोड हो जाए, वट। अब हम आसानी से बात कर जाते हैं। देखियो, ये कॉलोनियल दौर की ये चीज़ें रखी हुई, ये देखिए सर, सारी आर्मी हमारी, सारी ब्यूरोक्रेसी हमारी, सारा लेजिस्लेचर हमारा, एग्जेक्टिव हमारा, यूनिवर्सिटियां हमारी, हॉस्पिटल्स हमारे, दीज आर पार्ट्स ऑफ द कॉलोनियल लेगेसी। ये इंस्टीट्यूशंस हमें एक जगह से मिले। वो कहाँ से आए थे? वो यूरोप से ट्रांसप्लांट होके कॉलोनीज में आए, वहाँ से इंडिया से हमें मिले। ये हैं ये इंस्टीट्यूशन, आप पढ़ के देख लीजिए, वो साफ झलकता है। इक्वालिटी होगी जेंडर की, 90% इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में नहीं। इक्वालिटी होगी कास्ट पे, रिलीजन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो है।
और प्रैक्टिस होता है, एंड थाउजेंड अदर थिंग्स। मसला ये है कि देयर इज एन इंक्रीजिंग डिफरेंस और अदर डिस्टेंस बिटवीन द डिजाइन of the constitution and the practice of the constitution। वो हमारे और आपके हाथ में है। मिसाल के तौर पर जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी, उसके एग्नेट बॉडीज यहाँ के एग्नेट रिलेशन नहीं थे। पर्सनली मेरी ज़ात का है, मेरी बरादरी का है, मेरे मज़हब का है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का है, मैंने तो उसकी मदद। 50,000 हमारी कल्चरल सोशल कमिटमेंट्स हैं। देयरफॉर वी बेंड द लॉ, वी गो फॉर करप्शन, वी डू व्हाटएवर वी डू। वो सारे का सारा यूरोप की इंडिविजुअलिज्म 19वीं सेंचुरी में जो आ रही थी, उसकी बेसिस पे डेमोक्रेसी में आपको और मुझे बैलेट मिला इंडिविजुअल बेसिस पे। एक फैमिली, जॉइंट फैमिली के 22 वोट, वो अलग आप 22 के 22 डालते हैं। यहाँ हम इंडिया की जो पॉलिटिक्स की किताब उठा लें, उसमें आपको कास्ट मिलेगी, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड डेमोक्रेसी। मतलब है कि ओल्ड कस्टम, रिवाज जिसे कहते हैं वो, और नया आईनी ढांचा, इसको मिलके हमारा सिस्टम है इंडिया में भी, तमाम मुल्कों में। हम वेस्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ 19वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी व्हाटएवर हैपेंड, तो हमारे यहाँ अब ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी मिलके एक दूसरे की या टांगे काट रहे हैं, या एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं शायद कंप्रोमाइज भी करते होंगे। हमें ढांचा मिला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का। तो हमारे रूलर्स भी वही हैं। ये भी तो इनको एक तरफ रिलीजन की बात करेंगे, दूसरे कहेंगे देखो वेस्ट ने ये किया, कैपिटलिज्म देखो, इंडस्ट्री देखो, व्हाटएवर। तो हमें वी हैव टू हैव आवर कीप ऑन द आवर फीट ऑन द ग्राउंड। हम थैंक ज्यादा यू जी। नहीं हो सकते एम्बिशियस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फोक्स। ये इस पे मजीद कन्वर्सेशन होगी, और लोगों से भी करूंगा, आपसे भी करूंगा। I still have a lot of questions to ask, but inshallah we'll carry it forward. All the best जी, thank you, thanks for your knowledge। खुदा। तो आपने सुन लिया, कोई ये नहीं कह रहा कि नए प्रोविंसेस बनाए, पर हर कोई कह रहा है लोकल गवर्नमेंट बनाए, हर कोई कह रहा है शहरों को आज़ाद करें, हर कोई कह रहा है कि PAS जो सिविल सर्विस का निज़ाम है गोरे का, लॉर्ड मैकॉले का, उसको आप ख़त्म कर दें। आप वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजिंग सिविल सर्विस का निज़ाम है, वो डिप्टी कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकते, उनको आप ख़त्म करें। वो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनका कोई ताल्लुक़ नहीं प्रोविंस और उससे, प्रोविंस और उनके अपने मुलाजिम हों और अपनी इख्तियारात हो। ये नया निज़ाम है, इसकी ज़रूरत है हमें। सब ये कह रहे हैं, सब मुफक्किर ये कह रहे हैं, सब पढ़ने लिखने वाले लोग कह रहे हैं, पर क्या ये पॉलिटिशियन सुनेंगे? ये तो सिर्फ सिविल सर्विस की सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते। तो ये तो कॉलोनियल निज़ाम के पालतू हैं, वो कॉलोनियल निज़ाम ये क्यों छोड़ेंगे भाई? तो आप अपना खुद अगर नैरेटिव बनाएंगे तो शायद कुछ बात बनेगी। खुदा हाफिज़। सिया को सब्सक्राइब करें, सिया की बातें सुना किया करें और सिया से बहस किया करें। बहुत अच्छी बात, अगर आप बहस में शामिल होंगे, आपका मुल्क है, आप इसको बनाएं। खुदा हाफिज़।